सच बताओ, जब कोई इंडियन बोलता है कि आई एम गोइंग अब्रॉड तो हमारे मुंह से तुरंत निकलता है वाओ, लाइफ सेट है। लेकिन वहीं अगर कोई बोले आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन इंडिया तो रिप्लाई पता है क्या मिलता है? यार इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। पर एक सेकेंड, कभी सोचा है कि ये सोच आई कहाँ से? क्या हम हमेशा से कमज़ोर थे? क्या हम वकाई हमेशा से पीछे ही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच की है। हमने खुद को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल यही कहूँगा, भारत का रहने वाला हूँ इसलिए भारत की बात सुनाता हूँ। जब दुनिया के बहुत सारे हिस्से डार्क एज यानी अंधेरे में जी रहे थे, जब नॉलेज सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक लिमिटेड थी, तब हमारा प्यारा भारत पूरी दुनिया के लिए नॉलेज का ग्लोबल सेंटर था। सोचो, आज हम बाहर जाते हैं पढ़ने, लेकिन 2000 साल पहले दुनिया हमारे पास आती थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि ग्रीक, चाइना, पर्सिया और अरब वर्ल्ड से लोग ज्ञान लेने आते थे। इमेजिन करिए, एक ऐसा इंटरनेशनल एजुकेशन हब जो तब एग्जिस्ट करता था जब मॉडर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। दोस्तों, आज जो हम कंप्यूटर, मोबाइल या एआई यूज़ कर रहे हैं, या एलॉन मस्क जो मार्स पर जाने की बात करता है, उसका बेस क्या है? कभी सोचा है? इट्स जीरो। जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं था, एक कॉन्सेप्चुअल ब्रेक थ्रू था। मतलब कुछ नहीं, दैट मीन्स नथिंगनेस को एक वैल्यू देना। लोग अक्सर कहते हैं आर्यभट्ट ने सिर्फ जीरो दिया, पर सच ये है कि उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया। उन्होंने समझाया कि जीरो की वैल्यू तब बढ़ती है जब वो किसी नंबर के पीछे लगता है। यहाँ हिडन फैक्ट ये है, इंडिया से पहले लोग कैलकुलेशन के लिए एबेकस या बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे। कॉम्प्लेक्स मैथ इम्पॉसिबल होता है इस कॉन्सेप्ट के बिना। अलजेब्रा सिर्फ एक सरदर्द होता है। कंप्यूटिंग नंबर, जिसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्पेस कैलकुलेशंस सिर्फ एक सपना रह जाती। इनफैक्ट दोस्तों, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग ग्रहण को देवता का गुस्सा समझकर डर रहे थे, तब इंडिया में एक इंसान ने सब कुछ बदल दिया, और वो इंसान थे आर्यभट्ट। उन्होंने उस जमाने में बोल्ड स्टेटमेंट दिया था, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। अब लोग कहते हैं कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि अर्थ सन के चक्कर लगाती, पर आर्यभट्ट ने सेंचुरीज पहले हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की मुनादी कर दी थी। उन्होंने पाई की वैल्यू 3.146 तक कैलकुलेट की थी, जो आज के मॉडर्न मैथ से बिल्कुल करीब है। क्या आपको पता है, आर्यभट्ट ने बताया था कि मून की रोशनी नहीं होती, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। जब यूरोप में फ्लैट अर्थ की बातें हो रही थी, तब हमारे टेक्स्ट में धरती को भूगोल, दैट मीन्स भू इक्वल अर्थ, गोल इक्वल स्फेरिकल कहा गया था। नाम में ही साइंस छुपा था। बात आगे की करे, आज हमें लगता है कि परफ्यूम्स, स्किन केयर और लग्जरी ग्रूमिंग वेस्ट से आई है, बट होल्ड ऑन, इंडिया सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, लाइफ स्टाइल वाइज भी दुनिया से 1000 साल आगे था। हम अतर्स और एसेंशियल ऑयल्स के मास्टर थे। यहाँ हिडन स्टोरी ये है, कनौज जिसे आज हम परफ्यूम कैपिटल कहते हैं, वहाँ की डिस्टिलेशन टेक्निक्स इतनी एडवांस थी कि हम मिट्टी की खुशबू को भी बोतल में कैद कर लेते थे। अब यहाँ हिडन फैक्ट ये है, अरब ट्रेडर्स यहाँ से डिस्टिलेशन सीख कर गए, जिसे बाद में अल नबीक कहा गया, और वही टेक्नोलॉजी आज फ्रांस की $multi-billion परफ्यूम इंडस्ट्री का बेस है। हल्दी, चंदन, नीम, ये सिर्फ नुस्खे नहीं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे। एंशियंट इंडियंस को पता था कि स्किन पोरस होती है, इसलिए वहीं लगाओ जो खाया जा सके। अब आते हैं एक टॉपिक पर जिसे हमने टैबू बना दिया, काम सूत्र। लोग इसे सिर्फ एक सेक्सुअल टेक्स्ट समझते हैं, पर ये उसकी 99% रियलिटी को इग्नोर करना है। सेज वात्सल्य ने इसे एक सोशल एंड लाइफ स्टाइल मैनुअल की तरह लिखा था। इसमें क्या डिस्कस होता है? नागरिक लाइफ स्टाइल, एक अर्बन सिटीजन को कैसे रहना चाहिए, ग्रूमिंग, रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना और बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी, अट्रैक्शन और ह्यूमन बिहेवियर की गहरी समझ। यहाँ हिडन फैक्ट ये है, काम सूत्र में 64 आर्ट्स, कलास का जिक्र है, जिसमें कुकिंग, डांसिंग, म्यूजिक और यहाँ तक कि आर्किटेक्चर भी शामिल है। फोकस फिजिकलिटी पर नहीं, एक रिफाइंड और बैलेंस लिविंग पर था। तो सोचने वाली बात यह है, जब दुनिया के कई पार्ट बेसिक हाइजीन तक नहीं जानते थे, तब इंडिया कह रहा था क्लीन बॉडी इक्वल क्लियर माइंड।
इक्वल बेटर सोसाइटी। हम तब भी वेल ग्रूम्ड थे, हम तब भी साइंटिफिक थे। ये सब इम्पोर्टेड नहीं, ये हमारा इनहेरेंट डीएनए है। हम लोग नॉलेज के क्रिएटर्स थे, कंज्यूमर्स नहीं। और एक बात मैं ऐड करना भूल गया था, आज हम कैजुअली बोल देते हैं 0.5, 2.75 या पाई। पर क्या आपको पता है, यूरोप ने जब गिनती सीखी भी नहीं थी, तब ब्रह्मगुप्त जैसे लीजेंड्स ने नेगेटिव नंबर्स और जीरो के रूल्स लिख दिए थे। यहाँ हिडन स्टोरी ये है, इन्हें आज दुनिया अराबिक न्यूमरल्स कहती है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि 8th सेंचुरी में अल ख्वारिज़्म जैसे अराबिक स्कॉलर्स इंडिया आए, उन्होंने यहाँ से ये सिस्टम सीखा और वेस्ट तक पहुँचाया। यूरोप को लगा ये अरब्स का इन्वेंशन, जबकि इसका असली डीएनए इंडियन है। यहाँ हिडन फैक्ट ये है, इंडिया के माधवा ऑफ संगमरमर ने कैलकुलस और इन्फिनाइट सीरीज की खोज न्यूटन और लेबनीज से 250 साल पहले कर दी थी, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम तक नहीं मिलता। अब आप कहोगे, अगर हम इतने ब्रिलियंट थे तो दुनिया हमें क्रेडिट क्यों नहीं देती? इसका जवाब मिलता है हिस्ट्री के सबसे दर्दनाक चैप्टर में, द बर्निंग ऑफ नालंदा। जब 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, तो वहाँ की लाइब्रेरी में इतने किताबें थीं कि वो 3 महीने तक जलती रही। यहाँ हिडन लॉस ये है, इमेजिन कीजिए 9 मिलियन मनुस्क्रिप्ट्स, हमारा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, हमारी रिसर्च, हमारा गौरव सब राख बन गया। जो बचा कुचा ज्ञान था वो स्कॉलर्स के साथ दूसरे देशों में चला गया। आज हम लैटिन और ग्रीक ओरिजिन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनका ज्ञान प्रिजर्व था, हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम रोना रोए, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी रूट्स को वापस पहचानना होगा। दोस्तों, आज हम कहते हैं म्यूज़िक तो बस इंटरटेनमेंट है, लेकिन प्राचीन भारत में म्यूज़िक और डांस सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि साइंस, थेरेपी और लैंग्वेज का एक मेल था। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सिर्फ सुरों का खेल नहीं, ये ह्यूमन बायोलॉजी और साइकोलॉजी को समझ के डिज़ाइन किया गया है। हमारे हर राग का एक प्रहर होता है, दैट मीन्स स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी के हार्मोन्स और एनर्जी लेवल दिन भर बदलते रहते हैं। राग भैरव सुबह के वक्त डिसिप्लिन और कामनेस के लिए, राग दरबारी रात की गहराई और सीरियसनेस के लिए, राग मल्हार इतनी वाइब्रेशंस कि बारिश का एहसास दिलाते। अगर बात करें वेस्टर्न म्यूज़िक की, तो वेस्टर्न म्यूज़िक इक्वल टेम्परामेंट पर चलता है, पर इंडियन म्यूज़िक में 22 श्रुतिज होती है, दैट इज़ माइक्रोटोन्स। ये वो बारीक सुर है जो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को हिट करते हैं। आज की मॉडर्न म्यूज़िक थेरेपी जो स्ट्रेस और इंसोमेनिया का इलाज करती है, उसका बेस वही एंशिएंट राग सिस्टम है। इसका मतलब ये है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट सिर्फ कानों को सुनाई नहीं देते, वो बॉडी में रेजोनेट करते हैं। आज हम दूसरों की धुन पर नाच रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि रिदम तो हमने दुनिया को सिखाई थी। तो अब सवाल ये है, अगर हम इतने एडवांस थे तो हम गुलाम कैसे बन गए, और कैसे हमारी सुपीरियॉरिटी को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया? सवाल ये भी हो सकता है कि ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, नीचा होने का एहसास आया कहाँ से? इसका सीधा जवाब है कॉलोनियल माइंडसेट। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया। इसका मकसद आपको ज्ञानी बनाना नहीं था, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो लुक्स लाइक इंडियन बट थिंक लाइक ब्रिटिश। उन्होंने सिखाया कि जो वेस्ट से आए हैं वही मॉडर्न है, जो हमारी है वो आउटडेटेड या बैकवर्ड है। यहाँ हिडन फैक्ट ये है, कॉलोनियल एजुकेशन का असली गोल क्लर्क्स बनाना था जो ऑर्डर फॉलो करें, क्रिएटर्स ने जो सवाल पूछे। इसलिए हमने अपने साइंटिस्ट को बुलाकर उनके इन्वेंटर्स को रटना शुरू कर दिया। एक कड़वा सच जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, यूरोप का रेनेसांस भी तब शुरू हुआ जब उन्होंने इंडियन नॉलेज को ट्रांसलेट किया। दुनिया कहता है यूरोप ने सब डिस्कवर किया। सच ये है कि 12वीं सेंचुरी के बाद इंडियन टेक्स्ट, मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी अरबी के स्कॉलर्स के थ्रू यूरोप पहुँचे। उन्होंने हमारे बेस पर अपनी बिल्डिंग खड़ी की। हम कभी पीछे नहीं थे, हम सिर्फ अपने रूट से डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये वीडियो सिर्फ पुराने वक्त की तारीफ करने के लिए नहीं है, ये पास से एनर्जी लेने के लिए। मैसेज यहाँ सिंपल है, अगर हम तब इन्वेंट कर सकते थे जब रिसोर्सेज जीरो थे, अगर हम तब लीड कर सकते थे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आज क्यों नहीं? आज हमारे पास इंटरनेट है, ग्लोबल एक्सपोजर है और 1.4 बिलियन दिमाग है। पर प्रॉब्लम हमारी एबिलिटी में नहीं, हमारे बिलीव में। हमें क्या बदलना होगा? पहला, कॉन्फिडेंस, बिना सॉरी बोले अपने देसी आइडिया दुनिया के सामने रखो। दूसरा, साइंटिफिक टेम्पर, हर चीज़ को अंधाधुंध मत मानो, सवाल पूछो। तीसरा, इनोवेशन, सिर्फ नौकरी मत ढूंढो, सॉल्यूशन बनो।
सिर्फ ये कहना हम ग्रेट थे काफ़ी नहीं है, हमें फिर से ग्रेट बनना पड़ेगा। पास्ट हमारी इंस्पिरेशन है और फ्यूचर हमारा इन्वेंशन होना चाहिए। जब हम बोलते हैं इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, तो ये सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस या मोटिवेशनल लाइन नहीं होना चाहिए। ये दिखना चाहिए हमारे एक्शंस में और हमारे आसपास हो रहे बदलाव में। और इसी बदलाव का एक जिंदा मिसाल है आईपीएस विकास वैभव सर और उनका इनिशिएटिव लेट्स इंस्पायर बिहार। ये कोई बोरिंग सेमिनार नहीं है दोस्तों, यह एक माइंडसेट करेक्शन मूवमेंट है। बिहार को सालों से बैकवर्ड या प्रॉब्लम स्टेट बोलकर साइडलाइन किया गया है, लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार यूथ को एक अलग ही आईना दिखा रहा है। ये बता रहा है तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे डीएनए में स्ट्रगल और सक्सेस दोनों है। तुम सिर्फ जॉब सीकर नहीं हो, तुम नेशन बिल्डर और एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता रखते हो। वैसे भी बिहार के लोग इतने फियरलेस है कि जब शेर दिखता है तो लोग भागने की बजाय कैमरा निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। बेचारा शेर फिर लोगों से भागता है और लोग उसके पीछे पीछे। शेर भी सोचता होगा कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। जोक्स अपार्ट, यही फियरलेस एटीट्यूड अगर सही डायरेक्शन में लग जाए तो बिहार को कोई नहीं रोक सकता। बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक नॉलेज हब रहा है। नालंदा एंड विक्रमशिला जब दुनिया पेपर बनाना सीख रही थी, तब बिहार में ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ 10,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ते थे। आर्यभट्ट जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया, उनका ताल्लुक भी इसी धरती पाटलिपुत्र से था। बिना जीरो के आज का डिजिटल वर्ल्ड और नासा का स्पेस मिशन नामुमकिन होता। इवन रिपब्लिक की शुरुआत, दुनिया को डेमोक्रेसी का पहला सबक वैशाली बिहार ने ही सिखाया था। दैट वाज लिच्छावी रिपब्लिक। जब बिहार के यूथ को उनकी हिस्ट्री प्लस पोटेंशियल दोनों याद दिलाई जाती है तो उनका इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप टूटने लगता है। अगर कंपैरिजन तब और आज से करें, तब एंशिएंट एरा में हमारा गुरुकुल सिस्टम सिर्फ सिलेबस नहीं रटवाता था, बल्कि कैरेक्टर, करेज और क्यूरियोसिटी पर फोकस करता था। आज की बात करें, विकास वैभव सर वही पुराना स्पार्क वापस ला रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करते, वो सोच बदलने की बात करते हैं। फैक्ट चेक यहाँ ये है, इंडिया का रिवाइवल कोई फ्यूचर ड्रीम नहीं, यह प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हम बस उसके विटनेस बन रहे हैं। अब आपका सवाल होगा, आखिर इंडिया का फ्यूचर किस पर टिका है? तो ये ना सिर्फ गवर्नमेंट पर, ना सिर्फ सिस्टम पर, ये टिका है हम पर। जब हम अपनी हिस्ट्री से सिर्फ प्राउड होना छोड़कर इंस्पायर होना शुरू करते हैं, तब रियल चेंज आता है। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट ये है, हिस्ट्री इज़ फॉर इंस्पिरेशन, नॉट जस्ट फॉर ईगो। जब हम पुराने बिहार से सीखकर नया बिहार बनाएंगे, तभी असली गोल्डन एज ऑफ इंडिया आएगा। अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ ये वीडियो देखकर सही बात है बोलोगे या कुछ बड़ा करके दिखाओगे? अगर आपको बिलीव है कि इंडिया और बिहार में पोटेंशियल है, अगर आप चाहते हो कि अब इन्फीरियॉरिटी नहीं इनोवेशन हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को हर उस बिहारी और हिंदुस्तानी के साथ शेयर करो जो थोड़ा भी डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, और कमेंट में गर्व से लिखो, मैं इंडिया पर बिलीव करता हूँ। जय हिंद।